बैक वेंचर सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर से चैनल में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है यार आप सभी से वापस मिलके वापस इंटरेक्ट करके, क्योंकि आज है लेक्चर हमारी सीरीज़ 10th। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप हमारे साथ कंसिस्टेंट इसी तरह से बने रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही है गाइस। तो जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो ल्यूसेंट सीरीज़ है काफ़ी हम इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम करेंगे MCQ सॉल्व, ओके, जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ना सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल गाइस, बाकी बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक एजुकेशन का कोई कभी भी एक मेन मकसद नहीं होता कि आप एक्चुअली एजुकेशन का सिर्फ इतना मकसद नहीं होता कि आप कोई जॉब ले लें, कोई और ले। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, द अवेयरनेस, द हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, योर सराउंडिंग और योर ओवरऑल एक्टिविटी एक्सेट्रा, ठीक है। सो हमको एजुकेशन ये सारी चीज़ें बताती है, हमको अवेयर होना है इस चीज़ से, ठीक है, हमको पता होना चाहिए इससे क्या हर एक चीज़ का लॉजिक समझाती है हमको एजुकेशन। ओके गाइस, तो ये तो नॉन बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो अगर हम पहले रिवीजन कर लें तो हमने कल की सीरीज़ में क्या पढ़ा था। कल की सीरीज़ में हमने क्या देखा था, तो कल से पहले भी मतलब हमने 8th वाले में भी पढ़ा था अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, एंड कल वाली लेक्चर दैट इज़ 9th लेक्चर में हमने पढ़ा था लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, सो लेटर वैदिक पीरियड। तो काफ़ी अच्छा ये दोनों टॉपिक रहे, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक है वो थोड़ा सा था, इसलिए 7th और 8th पार्ट में आया था, और दोनों पार्ट है, आप जाके देख सकते हो, ओके, प्लेलिस्ट में। तो आज हमारा जो है और जो 9th वाला था उस वाले में हमने देखा था लेटर वैदिक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैदिक एज दैट इज़ बोथ अर्ली एंड द लेटर, इन दोनों के बारे में अगर समझना है तो इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है। अगर आप इन दोनों में से टॉपिक सिलेक्ट करो, अगर आपने अर्ली वाला पहले अच्छा पढ़ लिया या फिर लेटर वाला अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको इसके साथ सिर्फ कंपेयर करना है। अगर हम बात करें अर्ली टाइम पीरियड की, तो अगर रिलेट करो रिलीजियसली रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, तो अर्ली वैदिक पीरियड का रिलीजन का अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमने देखते हैं उसमें कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया हड़प्पा से। ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, ठीक, राइट। उसके बाद ये अब डायरेक्टली मंदिर वगैरह में भी नहीं है, ठीक है। बट ये सीधा सीधा इनके टाइम पे कौन कौन से जो देवता हैं, देवी देवता हैं, वो प्रचलित हैं, और वो हमको इजिप्ट के जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द इंद्र, ठीक है, वरुण, ठीक है, उसके बाद सूर्य, अग्नि, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लेवल के जो उस टाइम के गॉड थे। इन कंपेरिजन पे अगर इसी का कंपेरिजन हम करें, वेट अ मिनट, अगर इसी का कंपैरिजन हम करें दैट इज सूर्य, अग्नि, ठीक है, वरुण एंड इंद्र, इसके अगर हम कंपैरिजन करें, ये है अर्ली वैदिक टाइम के, ठीक है, एक मिनट, ये है अर्ली के, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें अगर लेटर के, तो इसमें क्या टाइम चेंज पीरियड आया, इन्होंने आइडल की वर्शिप करना स्टार्ट करा, मंदिर वगैरह बनाना स्टार्ट करे, जो क्योंकि जो किंग था वो लार्ज एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया, जो किंग था उसने लार्ज टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया गाइस। उसी के बाद उस यहाँ से टेम्पल मूर्ति पूजा करना होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पशुपति, लॉर्ड पशुपति महादेव, ठीक है, जो कि उनके जानवरों का वो था, ओके। अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम आ गया था, जिसमें कि जो शूद्र थे उसके भगवान का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद और भी काफ़ी सारी चेंजेस आने लगी। सो दैट इज़ वाई इससे पता लगता है बट कि हमने एक दूसरे को कंपेयर करके अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आई थी, कुछ चेंज आई थी, इसी से हमारे दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे गाइस, ओके। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आई, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आई थी। तो आई होप कि आपको सारी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है देखते हैं अपने इतिहास की सीरीज़, जो हम अभी ल्यूसेंट में जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं गाइस, ओके, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब इंडियन हिस्ट्री हमारी जल्दी खत्म होने वाली, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो इसी अपने इतिहास के जो हम बारे में हम जान रहे हैं, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक 10th है, आज का जो सीरीज़ 10th है, उसमें हमारे कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो कल के टाइम तक हमने जो है वो सारे अर्ली वैदिक और वैदिक सब कुछ कर लिए थे ख़त्म। अब हम देखते हैं कि इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 500 BC तक का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। हमने 2500 से स्टार्ट किया था, 2500 से पहले का स्टार्ट किया हुआ टाइम पीरियड। और अगर हम यहाँ से सारा पढ़ते इस टाइम हम 500 to 600 BC टाइम पीरियड पे आ चुके हैं, और अब यहाँ से AD कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है गाइस। मैंने आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था सीरीज़ 2 में कि AD और BC में क्या फ़र्क होता है, ओके। तो अब इस टाइम पे हम क्या देखने को हमको देखने को मिलता है कि जो भारत है, वो जो सूर्य की चिड़िया है, राइट, उस पर इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया, बाहर के जो रूलर्स हैं वो होना स्टार्ट हो गया है, ओके। तो फॉर इन्वेजन पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे ईरानियन इन्वेजन एंड द सेकंड इज ग्रीक इन्वेजन, ठीक है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहाँ इसमें आएगा क्वेश्चन, आपको आएगा बैटल ऑफ हाइड्रलैप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
और एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल टाइम फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स, दैट इज़ बुद्धिज़्म गाइस। तो आज हम इंटायर बुद्धिज़्म खत्म करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा होने वाला है। बुद्धिज़्म के बारे में बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ेंगे, एक पॉइंट पढ़ेंगे और इससे बाहर आपको कभी भी नहीं आएगा। और आज अगर किसी ने बुद्धिज़्म का जो टॉपिक हम मिस कर दिया तो वो काफ़ी पछताने वाला है गाइस। ओके, कल हम पढ़ेंगे जैनिज़्म पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी घुमा के नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपने किसी ने और जाकर डीप में जाके पढ़ना है बुद्धिज़्म, तो आप हमारी BHIC 131 या फिर BHIC 132, उसमें भी ये है शायद एक टॉपिक, तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमने डीप में जाके एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बुद्धिज़्म, उसके बाद हम रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ेंगे। मैं लेक्चर रिलीजियस मूवमेंट्स में सबसे पहला टॉपिक आता है बुद्धिज़्म, उसके बाद जैनिज़्म वगैरह भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, उसके बाद उसके लिटरेचर, सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, स्केट शेराइंस, ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर थे, उसके बाद उसकी अष्टांग अध्याय, ठीक है, उसके बाद फोर्ट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड उसका बर्थ, उसकी जो बुक्स हैं, सब कुछ लिटरेचर वो सब कुछ पढ़ेंगे गाइस। कोई बात नहीं, ऐसे ढूंढने की बात नहीं है। तो ये तो आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन भी लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक बड़ा लंबा होने वाला है गाइस। आई होप कि आप सब लास्ट तक जुड़े रहेंगे मेरे साथ। कल का वीडियो भी काफ़ी लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार जब मज़ा इंटरेस्ट आएगा आपको तो आपको पसंद करेंगे। तो पढ़ते हैं आज अपने टॉपिक और दैट इज़ द फॉरेन इन्वेजन। किस तरह से जो बाहरी लोगों ने, बाहर के राजाओं ने हमारे इंडिया पर आक्रमण किया और यहाँ की जो टेरिटरी को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक मिनट। ओके, सो ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन सबसे हम पहले पढ़ेंगे। ईरान या फिर जिसको पर्शिया बोलते हैं टाइम अलग टाइम पे। ओके, ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल हमको साथ में पे ले चलना, ईरान कैपिटल है तेहरान। ओके, सो ईरान सेंट्रल एशिया में पड़ता है। तो ओके, तो ईरान या फिर जिसको पर्शियन इन्वेजन बोलते हैं, जो किंग डेरियस ने की थी, ठीक है, किस टाइम पीरियड में की थी? 518 BC टाइम पीरियड में की थी। ओके, the Achaemenid ruler of Iran, that is Persia, who expanded their empire at the same time at the Magadhan princes took advantage of political disunity of the northwest frontier of India। तो इस टाइम ही इन्वेजन हुआ, ईरान का जो राजा था उसका भी उसी टाइम इन्वेजन हुआ, जिस समय हमने देखा कि जो नंदा डायनेस्टी है किस तरह से डाउनफॉल हो गई थी शिशुनाग के बाद, किस तरह से उसमें पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ गई थी, और उसी का फ़ायदा उठा के जो मगधन एम्पायर था वो कहीं ना कहीं राइज कर रहा था गाइस। ओके, उसी टाइम हुई थी इसकी भी इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसका जो ध्यान है वो यहाँ पर इंडिया में आना इसका जो स्टार्ट हो गया था। ओके, द अक्मेनियन रूलर डेरियस फर्स्ट, ठीक है, जिसको दरिया बाहू बोलते हैं, penetrated into northwestern India in 518 BC and annexed Punjab, west of Indus and Sindh। सो तीन टेरिटरियाँ वो जो है अक्मेनियन डेरियस फर्स्ट वो ऑक्युपाई कर लेता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया कही जाती है। कब करता है? 518 BC में। ओके, कौन कौन सी करता है? पंजाब, ओके, उसके बाद वेस्टर्न इंडस, मतलब इंडस ये रिवर एंड उसके वेस्टर्न वाला पार्ट ये, एंड द सिंध। हमको पता है कि पंजाब का जो ऊपर है वो वाला पोर्शन सिंध पड़ता है। ओके, सो उसने 3 टेरिटरी ऑक्युपाई की। दिस एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड द 20 प्रोविंस, दैट इज क्षत्रपी of Iran. The total number of provinces in the Iranian Empire began 28. This province was the most fertile area of the Iranian Empire. From this province, the empire received 360 talent gold as revenue. Indo-Iranian contract lasted for about 200 years. तो जब उसने यहाँ पर इन्वेजन किया गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। मैंने आपको पहले भी कल हमने पढ़ा था गंगेटिक बेसिन, दैट इज़ गंगेटिक रीजन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो गंगा का महत्व है वो बढ़ता है सरस्वती रिवर के बाद, ठीक है, हम आप जाके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि गंगा का जो रीजन था वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो आयरन ऑरिकली जो उसका एरिया था, टॉप एरिया, वो रिच था। ओके, क्यों, और उसके बाद उसका जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, टोपोग्राफिकली अच्छा था, फिजिकली जो है वो अच्छा था वो एरिया, ठीक है। दैट इज़ वो हर एक किंग की एक मंशा होती थी, एक चाहत होती थी कि वो जो गंगा वैली वाला सिस्टम है, वो गंगा वैली वाला एरिया है, वो उसके कब्जे में आए। ओके, उसी तरह से जो इंडस रिवर वाला सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा इंडस एक अकेली रिवर नहीं है, उसके साथ बड़ी से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, सो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। सो इसीलिए जो ईरानियन किंग था डेरियस फर्स्ट, उसकी नज़र यहाँ पर दैट इज़ इंडस में पड़ी और उसने इस वाले टेरिटरी को काफ़ी ऑक्युपाई किया और उसको यहाँ से काफ़ी सारा रेवेन्यू भी मिलता था। ओके गाइस, और ये मतलब यहाँ पर 28 प्रोविंस, और ऐसे ही मतलब 200 सालों तक जो है इंडिया और ईरान के बीच रिलेशनशिप चलता रहा। ओके गाइस, ट्रेड रिलेशन। नाउ
उसने इन्वेजन तो कर लिया, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़े, ठीक है। हमको पता है हर एक चीज़ के इफेक्ट्स वगैरह पड़ते हैं, हर एक चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं। सो इसके क्या थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट गिवन इम्पेटस टू इंडियन ईरान ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इसने ईरान एंड इंडिया के ट्रेड रिलेशंस में एक गतिशीलता प्रदान की। क्यों? क्योंकि अब ये वाला टेरिटरी ऑब्वियसली ईरान के अंडर है, ठीक है। तो यहाँ के लेकिन लोग तो इंडिया के ही है ना। अब एक लेट कर लो, एक मिनट। एक रूलर है, उसने इतने इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है इलीगली, ठीक है। उसका एरिया यहाँ तक ही पड़ता था उसके, लेकिन अब जब उसने इतने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया तो ये वाले टेरिटरी भी उसके अंडर आ गई। ओके, अंडर आ गई। अब उसने इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले जब BHS 132 पढ़ा था उसमें मैंने देखा था कि कोई भी इंसान कोई भी किसी टेरिटरी को क्यों ऑक्यूपाई करता है? फॉर ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर रिसोर्सेज ऑब्वियसली, मे बी इट कैन बी द फिजिकली नेचुरल और मैन मेड। ओके, तो अब इस टेरिटरी को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। सो सबसे पहले दो ही कंडीशन हो गया। तो इस टेरिटरी का जो रूलर है, ठीक है, इस टेरिटरी का जो रूलर है वो इसको रेवेन्यू पे करेगा और रहेगा, रूल करेगा, या फिर ये वाला बंदा यहाँ पर अपना नया किंग बनाएगा, ठीक है। दो ही हो सकते हैं। तो ईरानियन वाले ने जब इस एरिया को ऑक्यूपाई किया, दैट इज़ इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एरिया काफ़ी, ये भी ईरान के अंडर आ गया। ओके, ये वाला ईरानियन एम्पायर बन गया इतना बड़ा। तो यहाँ से इस वाले रास्ते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, इसलिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था गाइस। तो अब रेवेन्यू तो जनरेट होता था। अगर हम बात करें, एक मिनट, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज होगी। अब ये अटैक से पहले, अभी तक राजा ने अटैक नहीं किया, सोच लो। अभी राजा के अटैक से पहले तो यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ से थे? वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे, हिंदुस्तानी थे, मतलब इंडियन मान सकते हो आज के टाइम का इंडिया, ठीक है। तो लोग तो वो इंडिया के ही थे ना। बाद में ट्रेड वो इनके साथ करना, रेवेन्यू उसके साथ, अटैक करने के बाद भी वो लोग वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब राजा ने अटैक कर ले तो वो लोग कहीं और चले जाएंगे या भाग जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, वहीं जिएंगे, बट उनको सिर्फ राजा को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इसीलिए अब इस इंडियंस और ईरानियन के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक ट्रेड कॉमर्स होना स्टार्ट कर दिया, एक ट्रेड पार्टनरशिप होना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो बड़े बड़े ताजिर थे वो वहाँ के ताजिरों के साथ ट्रेड करते थे और वहाँ के जो यहाँ के साथ करते थे। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इम्प्रूव्स द ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, होप कि आपको एक एक पॉइंट समझाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? थ्रू द ईरानियन द ग्रीक केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया एंड दिस इवेंचुअली लेड एक्सीलेंट इनोवेशन इन द इंडिया। देखो, ये वाला इफेक्ट जो है, ये वाला काज काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है इंडिया को गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ। अब जब उन्होंने, हमको पता है ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर सेंट्रल एशिया के ऊपर वाले इलाके में पड़ता है। अब उससे क्या हुआ, जो यहाँ ईरानियन ताजिर से, क्या पता कहीं ना कहीं जो ग्रीस वगैरह भी चले गए होंगे, या फिर जब कोई, हमको पता है, एम्पायर काफ़ी बड़ी अच्छी तरीके से राइज करना स्टार्ट कर देता, तो ओबियसली सबको ही पता लग जाता है। तो इसी एम्पायर को राइज करते हुए देख के ग्रीक ने देख लिया कि भाई साहब ये बड़ा एम्पायर राइज कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। जब उसको पता लगा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में उसने इन्वेजन किया, वहाँ के जो एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ के जो काफ़ी जो लोग हैं वो रिच हैं, तो यहीं से अलेक्जेंडर को एक आइडिया मिला कि यस, क्यों ना हम भी इंडिया पे अटैक कर लें, क्योंकि हम भी इंडिया पे अटैक कर लें। सो यही एक रीज़न। तो यहाँ इसका ये भी, जो ईरानियन इन्वेजन हुई थी इंडिया में, उसका भी ये भी इफेक्ट है कि यहीं से जो ग्रीक के राजा थे, दैट इज़ द अलेक्जेंडर, उसको इंडिया में इन्वेजन करने का आइडिया मिला था। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? द ईरानियन सब्सक्राइब ब्रॉट टू the Iranian scribes brought into India a form of writing which came to be known as खरोश्ती स्क्रिप्ट। अब देखो, ये देखो MCQs वाला टॉपिक आ गया ना। यहाँ पर MCQs पूछा जाएगा कि भाई साहब ईरान से उस टाइम पीरियड में कौन सी राइटिंग स्क्रिप्ट इंडिया में आई थी? दैट इज़ खरोश्ती स्क्रिप्ट। ओके, इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से लेफ्ट के लिए, जैसे उर्दू लिखते हैं ना। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लाइक आई स्टूडेंट, बस लाइक दिस, ठीक है, अरबिक की तरह, लाइक अरबिक। तो 3 इफेक्ट हमने पढ़ लिए। इसका ये इफेक्ट पड़ा जब ईरान ने इंडिया पे इन्वेजन किया, जब ईरान ने इंडिया का जो ऐसे पंजाब वाला इलाका ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़े उसके, क्या क्या। ओके, सो वो पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा इफेक्ट, कौन सा पॉइंट हुआ? ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न स्कल्पचर इज क्लियरली प्रेडिक्टेबल, स्पेशली इन द बेल शेप्ड कैपिटल्स। Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka's edicts as well as the certain words used to in them। तो इसका जो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उस टाइम मौर्यन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में राइज होने
के कगार पे था, राइज होना स्टार्ट कर दिया था। तो ईरानियन एम्पायर का जो कुछ कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कुछ जो शब्द हैं जो मतलब उसके बारे में वो जो अशोका के जो एडिक्ट्स थे, हम जिनको अशोका पिलर बोलते हैं, उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं, उसमें भी उसके बारे में कहीं ना कहीं मेंशन है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैसिडोनिया इन्वेजन, दैट इज़ अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब मैसिडोनिया आज के टाइम पे आप बोल सकते हो ग्रीक, ठीक है, या फिर ग्रीस बोलते हैं उसको, पहले पहले नहीं, उसको ग्रीक बोलते हैं आप। ओके, मैसिडोनिया जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अलेक्जेंडर जिसको बोला जाता है, वो यहीं का था, उसका टाइम पीरियड है 326 BC। ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज अ ग्रेट किंग एंड जनरल हु कॉन्कर्ड पर्शियन एम्पायर, या इसको ईरानियन एम्पायर बोलते हैं। देखो, क्योंकि उसको यहाँ से आइडिया मिला, उसको लगा कि ईरान बड़ा ज़्यादा राइज कर रहा है, अच्छा बच्चा जी मेरे सामने बोले, क्योंकि हमको पता कि जो अलेक्जेंडर था वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। सो उसने ईरान को हराया। ठीक है, अब जब हम अपने शत्रु को हराते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी मदद कौन कर रहा था, ये इसका राइज कहाँ से हुआ। सो दैट इज़ वाई उसने यहाँ से, जब उसने ईरानियन एम्पायर को हराया, किसने, अलेक्जेंडर ने, जब इसको हराया, ये पर्शियन एम्पायर को कनकर कर लिया, और उसने देखा कि ये कहाँ से राइज हो रहा था, दैट इज़ इंडिया। सो वो इंडिया का इन्वेजन उसने तभी से मतलब एक आइडिया स्टार्ट हो गया। ओके, in the 4th century BCE, the Greeks set the era for the supremacy of the world. Under the leadership of Alexander of Macedonia, the Greek finally destroyed the Iranian Empire. तो 4वीं शताब्दी से लगभग मतलब जो है ग्रीक्स और ईरानियन एम्पायर के बीच में जो कंटिन्यूसली बैटल होती रही, दैट सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड के लिए कि कौन सुप्रीम है हम दोनों में से। और 4वीं शताब्दी के अंत तक मतलब जो है ग्रीक दैट इज़ द अलेक्जेंडर ने ईरान को डाउनफॉल कर दिया, ईरान को हरा दिया। और कौन सा सबसे बड़ा एम्पायर बच गया, सबसे बड़ा कौन सा बच गया, दैट इज़ अलेक्जेंडर का एम्पायर। ओके, ग्रीक एम्पायर, जिसको मैसिडोनिया का बोल सकते हैं। अब अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर किसका बेटा था, अलेक्जेंडर ने अपने पिता फिलिप को सक्सीड किया था। मतलब अलेक्जेंडर के पिता कौन थे, फिलिप्स। ठीक है, ही वॉज देन ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो थे 20 साल की उम्र के थे जब वो राजा बने। ठीक है, From his very childhood, he used to dream of world conquest. He could conquer many area. देखो, बचपन से उसका सपना था कि पूरा जो पृथ्वी है, पूरी जो दुनिया है, वो उसको जीत ले, राइट। और उसने बचपन से ही ये अपना सपने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने बचपन से ही एरिया को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। सोचो, जब वो 20 साल का था, ठीक है, ऑलमोस्ट बोलते हैं कि मतलब उसने 50-60% जो अर्थ का जो पोर्शन है वो कवर कर लिया, कंकर कर लिया था। ओके, और पढ़ लेते हैं अलेक्जेंडर के बारे में कुछ। एज अ प्राइमरी स्टेप टू कॉन्कर इंडिया, द काबुल वैली एंड द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज कॉन्कर्ड एंड ही रीच्ड हिंद नियर अतोक हिंद 326 BCE। तो उस देख सकते हो उसने मतलब डाउन नीचे की आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमको पता है जैसे अगर हम बात करें यूरोप की तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पड़ता है सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में। तो उसने जो है स्टार्टिंग से ही इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग से ही उसने एरिया को कंकेयर करना स्टार्ट कर दिया था। The rulers of Taxila and Abhisara submitted, but Porus, that is refused to do so. Alexander then crossed the Jhelum by a trick. Porus was defeated in the battle that followed, but Alexander treated him very generously for his bravery. Battle of Vitasta या फिर मॉडर्न जेहलम या फिर ग्रीक हाइड्रोलैप्स। तो देखो यहाँ पर क्या बताएगा, उसके बाद काफ़ी सारे जो रूलर्स थे, ठीक है, अगर हम बात करें अफगानिस्तान वाले एरिया में तक्षशिला वो वाली जगह पड़ती है, तो वहाँ के जो कुछ कुछ रूलर्स थे उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने। आत्मसमर्पण मतलब आप कोई रूलर आप पे अटैक करने आ रहा है तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया, आपने बोल दिया कि ठीक है हम आपको अपना राजा मान लेते हैं, हम आपके अधीन हो जाते हैं, हम आपको टैक्स चुकाएंगे, ओके, बट उसके कंपेरिजन में हमको इस जगह का राजा बना रहने दीजिए। तो ऐसा था। बट जो राजा था पोरस, ठीक है, उसने अलेक्जेंडर के सामने हार नहीं मानी। ठीक है, और अलेक्जेंडर को गुस्सा गया और उन दोनों के बीच में बैटल हुई थी काफ़ी लंबी टाइम तक। उस बैटल को क्या बोला जाता है, उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ वितस्ता। ठीक है, बैटल ऑफ झेलम भी बोल सकते हो, बैटल ऑफ हाइड्रोलैप्स फेमस है। ठीक है, हाइड्रोलैप्स, ठीक है, बैटल ऑफ हाइड्रोलैप्स बोला जाता है मैक्सिमम। तो ये बैटल हुई थी किस किस के बीच, ये बैटल हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर जो था वो जीत गया था और जो पोरस था वो हार गया था। ओके, बट अलेक्जेंडर ने उसको मारा, अलेक्जेंडर ने उसको बिल्कुल मतलब शर्मिंदा नहीं किया, कुछ वो नहीं किया, बट उसने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया कि भाई मुझे तुझसे बोलते ना कि स्पोर्ट्समैनशिप, यस, कि मुझे तुझसे बैटल करके काफ़ी अच्छा लगा, यू आर वेरी ब्रेव एंड ठीक है, सो ऑल दैट। ये हुई कब थी, बैटल ऑफ हाइड्रोलैप्स हुई थी
326 में। ओके, डेटा याद रखना ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ द इंडियंस वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ दियर डिसयूनिटी। सो इसमें भी ये हुआ था कि किसी ने धोखा दिया था तो एक्चुअली। ओके, after a brilliant victory at Sakala, the Greek force reached the Bias. Alexander had to return from this place as his soldiers refused to go any further. The Battle of Jhelum and Sakala had opened their eyes and they were afraid of the great Magadha Empire across the Bias. ठीक है, तो मतलब जब झेलम रिवर के पास उसने बोरस के साथ बैटल कर दी तो काफ़ी सारी ओबियसली जब दो एम्पायर्स के बीच लड़ाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पर हमको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और काफ़ी ज़्यादा जोशीले और मोटिवेटेड थे और उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। बट वो आगे गए बियास नदी के किनारे, उसके बाद बैटल ऑफ स्काला भी हुई उनके साथ, वहाँ पर भी बैटल हुई उनके कहीं और के साथ। ठीक है, तो जो उसके जो साथी जो इसके सोल्जर्स थे उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चाहे जो बंदा जितना भी शक्तिशाली बहादुर हो, 1 लाख 2 लाख 10,000 50,000 100 बंदों के साथ अकेला नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो अलेक्जेंडर को भी उसको साथियों की बात मान के, उसके सैनिकों की बात मान के वहाँ से मुड़ना पड़ा, वहाँ से बियास रिवर से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहाँ आगे द ग्रेट मगध एम्पायर था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ओके, ऐसा नहीं था कि बे भी हरा भी सकते थे लेकिन नहीं भी हरा सकते थे, बट उन्होंने वहाँ से ज़्यादा पीछे ज़्यादा अच्छा समझा अपने लिए। After making some administrative arrangement for the conquered territory, Alexander marched back in September 20। देखो, तो बैटल ऑफ हेडरलैप्स हुई थी 326 में। ओके, ये सारा कुछ काम मतलब 326 में ही हुआ बैटल वगैरह। उसके बाद वो जितना एरिया कॉन्क्वर करके गए उनके लिए वहाँ पर मतलब अपने निज़ाम गवर्नर वगैरह वगैरह सब कुछ करके 325 BC में वापस चला गया। ठीक है, सितंबर 325 BC में, ये भी याद रखना सितंबर कौन से महीने में, सितंबर में मैसिडोनिया के लिए वापस जाना स्टार्ट हो गया। ही रीच्ड बेबीलोन इन 320, मतलब 2 साल 2 BC, तो 323 BC में मैसिडोनिया वापस पहुंचता है और वहाँ पर मर जाता है। जब वो मरता है उसकी एज कितनी थी 33, और जब वो किंग बना था, मतलब देखो जब वो किंग बना था उसकी एज थी 20 एंड जब वो मरा था उसकी एज है 33। ठीक है, सिर्फ 13 साल गए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतने मतलब सिर्फ 13 साल के टाइम पीरियड में उसने कितना बड़ा क्या क्या नहीं किया। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, मोटिवेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है उसके इफेक्ट्स क्या हुए। ठीक है, जैसे हमने ईरानी एम्पायर के इफेक्ट पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट भी पढ़ते हैं। बाई ओपनिंग अप बोथ द लैंड एंड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इट ब्रॉट देम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पानी वाले रूट से तो जाते ही थे। ठीक है, बट हम अगर बात करें कहीं ना कहीं वहाँ से लैंड, क्योंकि वो उसी रूट से आया था, तो लैंड प्लस सी रूट जो है दोनों जो यूरोप के और एशिया के बीच में खुल गए थे। ओके, इनडायरेक्टली दिस इन्वेजन मेड पॉसिबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टीरियन और इंडो Parthian state, which are later stage considerably influence India architecture, Gandhara school of art, astronomy and coinage। ठीक है, तो इंडायरेक्टली इसने, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, तो इसने काफ़ी जो था इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी मदद कर द इन्वेजन ओपन द आइज ऑफ इंडो पॉलिटिशियन टू नेसेसरी ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड एम्पायर। तो इससे हमको ये भी पता लगा इंडिया के जो ओवरऑल मतलब राजा वगैरह महाराजाओं को ये पता लगा कि भाई हमको एक यूनियन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज़ हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। कोई कोई बाहर का आए तो हम छोटे छोटे राज्य हैं अपने में बटे हुए हैं, तो कोई हमको हरा देता है। ठीक है, तो हमको हरा देता है, अगर हम एक साथ हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो मतलब यूनिटी का कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यहाँ से मिल गया उनको। ओके, द डेट ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंड्रा इज फर्स्ट रिलायबल डेट ही द अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड कंसिडरेबली हेल्प अस टू सॉल्व क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज। तो जो अलेक्जेंड्रा की डेथ की डेट है दैट इज टू एड जो उसकी इन्वेजन की डेट है दैट इज 326 बोल सकते हो। ठीक है, जब उसने वहाँ पर मैसिडोनिया में करा था, बट ओके, लेकिन 320 मतलब मेन यही है 320 BC। तो उसकी डेट हम मान सकते हैं कि हिस्ट्री में एक रिलायबल डेट है, और उसी से जो है क्रोनोलॉजी में हमको हेल्प मिलती है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये वाले डेटा ये पक्की है। ओके, तो काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, तो इसी के साथ जो हमारी फॉरेन इन्वेजन है वो खत्म हो गई गाइस। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो रिलीजियस मूवमेंट है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 600 BC से लेकर 400 BC तक। ओके, various religious movements that is Buddhism, Jainism, etc. were born and grew up the post-Vedic period known as the periods of second urbanization or the age of Buddha। तो देखो सेकेंड
अर्बनाइजेशन को और क्या बोला सकता है गाइस, उसको बोल सकते हैं बुद्धिज़्म का टाइम या फिर एज ऑफ बुद्धा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नॉर्मलाइजेशन इन द इंडस्ट्री, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC टू 400 BC। नाउ अब रिलीजियस मूवमेंट के काजेज़ क्या हैं, क्यों है रिलीजियस मूवमेंट, क्या रिलीजियस मूवमेंट्स की ज़रूरत आन पड़ी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो सोसाइटिकल सोच है उसके ऊपर है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काजेज़ पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला काज, वैदिक फिलोसफी एंड हैड लॉट्स इज ओरिजिनल प्योरिटी, दैट इज़ अ वैदिक फिलोसफी। हमारी जो हमारे उसकी बात करते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों फाड़ दिया था, जबकि मनुस्मृति के बारे में पढ़ा कि वैदिक लिटरेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मनुस्मृति। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स लिखे हैं जो कि उस टाइम के जो शूद्र थे उसके खिलाफ थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते थे, जैसे वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जबकि वैदिक उन्होंने बोला था कि हर इंसान एक बराबर है और वो कर सकता है। सो जो उसने अपनी, दैट इज़ द वैदिक जो लिटरेचर था, जो वैदिक फिलोसफी थी, उसने अपनी जो प्योरिटी थी, जो उसकी जो अच्छाई थी उसके अंदर की, जो मतलब वही बात थी जो सबको अट्रैक्ट करती थी, ठीक है, जो सबको वो करती थी, वही उसने उसको खो दिया। ठीक है, उसने उसको खो दिया और उसको अचीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने मतलब नॉर्मली इतनी है कि जो वैदिक फिलोसफी थी उसने उसके अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को खो दिया था। सेकंड रीजन क्या था, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड द रिचुअल्स। ठीक है, जो मतलब उस और सारी चीज़ों पे विश्वास करने लगे, जादुई वगैरह वगैरह पे। ओके, सो काफ़ी जो वैदिक रिलीजन होगा अब सिर्फ वो ब्राह्मण से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने लग गया कि भाई साहब एक मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया ना, तो वो डोमिनेशन में आता गया। और वो जैसे जैसे हमको पता कि जब चीज़ बढ़ती जाती है, अगर हम एक बंदे के कान में एक बात बोलें तो जब तक वो वास्तव में धूम के 10 बंदों के पास पहुँचेगी तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के हो जाती है। सो उस तरह का सिस्टम हो गया यहाँ पर। Next, supremacy of Brahman created unrest in the society and the Kshatriya reacted against the Brahman domination. This is आप you कह सकते the immediate cause of religious movements. ठीक है, जो supremacy of Brahman की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब यहाँ पर अगर हम बात करें लेटर वैदिक फेज की, तो वहाँ के जो सोसाइटिकल था, हमने देखा वहाँ पर जो है क्या हो गया था, वहाँ पर जो सोसाइटी डिवाइड हो गई थी क्लेन्स में। दैट इज सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण रख लिया। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय, ठीक है, थर्ड नंबर पर था वैश्य एंड फोर्थ नंबर पर क्या था गाइस, थर्ड नंबर पर था शूद्र। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में ये इसलिए हुई थी, दैट इज उनके ऑक्यूपेशन पे, ठीक है, ऑक्यूपेशन पे, प्रोफेशन पे होता था कि जो बंदा पढ़ा रहा है, जो बंदा मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, जो बंदा हवन कर रहा है, तो वो है ब्राह्मण है। ठीक है, दैट इज ब्राह्मण का काम है पढ़ाना। जो वगैरह आर्मी वगैरह में जो धनुर्धर है, जो ठीक है ऐसे वगैरह काम कर रहे हैं, वो है क्षत्रिय। ठीक है, प्रोटेक्टर। जो वैश्य हैं, जो कि नॉर्मल लोग हैं, जो कि फार्मर वगैरह आप बोल सकते हो, या फिर जो मर्चेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो है वैश्यस। एंड द लास्ट जो कि सफाई वगैरह, स्वीपर वगैरह का काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, वो है शूद्रस। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लेकिन डोमिनेट किया गया शूद्रों पे। ओके, अच्छा ना, अब फैक्ट की बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो इस सोसाइटी को 4 क्लेन्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले ये किसके बेसिस पे होता था गाइस, ये होता था प्रोफेशन के बेसिस पे। बट जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, ओके, चेंजेस आते गया। ओके, क्योंकि जब सबसे टॉप पे कौन है, ब्राह्मण है, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान, ब्राह्मण दैट इज ज्ञान देने वाला ही भगवान के बराबर है। सो ब्राह्मण से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण से डोमिनेशन में लाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्राह्मण डोमिनेट होने लगे, किस पे, शूद्रों पे डोमिनेट होने लगे, क्योंकि छोटी कास्ट के हो गया है, छोटे बोलते हैं ना कि तो छोटा बंदा है, छोटा काम कर रहा है वगैरह वगैरह, वो वगैरह होने लग गया। ठीक है, तो क्या टाइम के साथ बढ़ते ना ये हायरार्की में आ गया गाइस, कि जो जिसका बाप जो कास्ट जिस क्लेन में होगा वो उसे, दैट इज का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। इस तरह से आने लग गया। उसके बाद ऐसे करते करते जो ब्राह्मण्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल होने लगे सोसाइटी में, क्योंकि जो भी वैदिक रिलीजियस सेरेमनी वगैरह जो भी करना है वो ब्राह्मण से पूछ के, जो यज्ञ करना है सब कुछ ब्राह्मण से ही करते हैं। अब जो है ब्राह्मण्स जो है अब सेकंड नंबर पर, दैट इज शूद्र, और जो वैश्य उस पर तो कंट्रोल करना ही स्टार्ट करता है, उस पर तो उसका रूल था ही, क्योंकि जो राजा वगैरह महाराजा होते थे, जो क्षत्रिय वगैरह होते थे, वो कि पूरा का पूरा गाँव हमने पढ़ा था BHIC 132 में, पूरा अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह से वो डोनेट कर देते थे, किस तरह से दान दे देते थे। तो ब्राह्मण्स को पूरा तरह हक दे दिया था उन्होंने कि उसको इनके साथ, वो इन लोगों के साथ इस लैंड पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ उगा, फसल वगैरह भी उगा सकते हैं, या फिर वहाँ के लोगों से टैक्स वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ भी। इवन कि उन्होंने वहाँ का उनको पनिशमेंट के हक भी दे दिया था उन लोगों को। एक ब्राह्मण पनिशमेंट देके क्या ही करेगा,
तो ये होगा। इसी के साथ साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि जब हम बताएं कौटिल्य की बुक पढ़ते हैं दैट इज अर्थशास्त्र, उसमें बताया हुआ है कि उसमें जो अर्थशास्त्र है उसमें इवन तक ये भी बताया कि किंग क्या करेगा, राजा क्या करेगा, धीरे 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 करके जिनकी वजह से वो डोमिनेशन में आए थे, जिनकी वजह से जो ब्राह्मण थे वो डोमिनेशन में आए थे, किसकी वजह से आए थे, क्षत्रिय की वजह से। क्योंकि अगर आप लेट करो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने ऑर्डर दिया कि इस गाँव में ये मंदिर बनेगा या इस गाँव में ये स्कूल बनेगा, ठीक है, तो मनवाएगा कौन, बात उनके अप्लाई कौन करेगा, दैट इज किंग करेगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ने ऑर्डर दे दिया और एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको किंग करेगा, ठीक है, किंग करेगा। और अप्लाई किस पे होगा, अप्लाई होगा वैश्य और शूद्र पे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण डायरेक्टली वैश्य और शूद्र पे अटैक तो कर सकता है, जो ब्राह्मण डायरेक्टली वैश्य और शूद्र पे रूल अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय पे नहीं करेगा। जब क्षत्रिय पे करेगा, क्योंकि वही तो उसका सोर्स है ना, तो ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने जो क्षत्रियों पे ही डोमिनेट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके, जो कि उनका सोर्स थे, ठीक है, जिनकी वजह से उनके और थे। सो उसी के लिए उन्होंने उसके खिलाफ मतलब अनरेस्ट हो गया सोसाइटी में, उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट में कर सकते हो, कह सकते हो, मारना छोड़ दिया, वो खुद ही अपना सब कुछ वो करने लगे। सो दैट्स इज वाई इस तरह से जो ब्राह्मण से डाउनफॉल हो गए थे। अब इसी का फायदा उठा के, डाउनफॉल नहीं हुआ मतलब, ठीक है, सो ब्राह्मण भी उनके खिलाफ, सॉरी क्षत्रिय भी ब्राह्मण के खिलाफ हो गए, ठीक है। तो इसी का फायदा उठा के, उसी की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ओके, इसी रिलीजियस अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के न्यू जो रिलीजन है उनका आना, मतलब एक ज़रूरी बोल सकते हो, उनका जन्म हुआ, ओके, वहीं से। क्योंकि जो लो लेवल पे हैं, दैट इज शूद्र, वैश्य, ओके, ये कहाँ जाएंगे, इनके साथ तो गलत स्वभाव हो रहा है। हम देखते हैं कि अगर एक जगह पे हमको कहीं मारा जा रहा है, कोई लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं हम। सो दिस इज़ द रीज़न। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि पूरे अच्छे से समझा। मैंने बहुत कोशिश की आपको, ये वाला फोर्थ रीज़न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके, ज़्यादा ही डीप में समझा दिया कुछ, ओके। नेक्स्ट ओके, चलते टॉपिक ही चलते हैं। और भी रीज़न थे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन वेस्टर्न इंडिया, द डिजायर ऑफ वैश्यास टू इंप्रूव दियर सोशल पोजीशन विद द इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रेट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो वैश्य थे, ठीक है, जो वैश्य कौन सा है, दैट इज ट्रेडर्स या मर्चेंट, ठीक है, या फिर आर्टिस्ट, सिंगर वगैरह वगैरह। अब इनको यहाँ से जब कोई काम वगैरह करते थे तो जो पैसा मिलता था, ठीक है, दैट इज मनी। अब क्या करें, अब जो कास्ट के हिसाब से पैदा तो छोटी वाली कास्ट में हो गए हैं, लेकिन बड़ा कैसे बने, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में इज्जत उसी की है जो कास्ट बड़ी में हो गया। हम वैसे बोलते हैं ना कि तेरे पास पैसा तो क्या हुआ, लेकिन है तो तू गरीब ही है, जन्म तो तू भिखारी। अगर आप बात करो भिखारी की, लेट को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में अगर अपने प्रैंक्स वगैरह देखेंगे, एक भिखारी को एक मॉल में एंटर नहीं किया जाने देता, एक भिखारी को शोरूम में एंटर नहीं किया जाता, उसका सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेता है, चाहे उसके पास वो ये नहीं देता कि पैसे हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकारी भिखारी बना है, ठीक है, वो किसी गरीब के घर जन्म लिया है, इसलिए उसका वही दोष है, इसलिए मतलब उसको डोमिनेट किया जाता है, इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। सो दैट इज़ वाई, ये रीज़न है इन कारणों की वजह से जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में न्यू रिलीजन्स के आने का, न्यू रिलीजन्स के जन्म का रीज़न बने, ओके। एंड नाउ अब इससे हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बुद्धिज्म, ओके। सो सब बुद्धिज्म की हम जब बात करें, जो बुद्धिज्म धर्म की बात करें, तो सबसे पहले बुद्धा के लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध, दैट इज गौतम बुद्ध द ओरिजिनल फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ओके। Gautam Buddha, founder of Buddhism, was born in 563 BC, ओके, वाइडली एक्सेप्टेड। वैसे तो उनके बर्थ के जन्म पे मतलब काफ़ी सारी धारणाएं कर अलग अलग डेट वगैरह होंगी, लेकिन वाइडली यही मतलब मैक्सिममली यही एक्सेप्ट होता है, ठीक है, 563 BC ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी वाना, दैट इज रुमिंदी डिस्ट्रिक्ट नेपाल इन द साक्या क्षत्रिय क्लैन। अच्छा, अब उनके जन्म के बारे में बात करें तो बुद्धा, ओके, बुद्धा, ओके। पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट है डेट, जन्म कब हुए थे, 563 BC में, ठीक है। सेकंड, कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर होता है, लुम्बिनी वाना, कहाँ पर पड़ता है, रुमदिनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में पड़ता है, ओके। उसके बाद और क्या पता है, कौन से क्लेन में जन्म हुआ था इनका, हुआ था शाक्य क्लेन, ठीक है, शाक्य क्षत्रिय क्लेन में, ओके। और इनके पापा इस क्लेन के मतलब बड़े सरदार थे। हिज फादर शधोधन, ठीक है, तो बुद्धा जी के पिताजी थे होते शधोधन, ठीक है, वॉज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिल वस्तु एंड मदर, कहाँ के रूलर थे, कपिल वस्तु के, एंड मदर, उनकी मदर कौन थी, महामाया, ठीक है। तो बुद्धा जी के जो पिता थे वो थे शधोधन एंड मदर थी महामाया। वॉज प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक, ठीक है, ये थे कोलिया के और ये थे कपिल वस्तु के। After his mother's early death, he brought up by his stepmother and aunt
प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद ही उनकी माता श्री दैट इज़ महामाया जी का जो निधन हो जाता है गाइज। ओके, और उसके बाद उनको सिर्फ उनकी जो पालन पोषण है, उनकी जो जिनको जो स्टेप मदर हैं, वो जो दूसरी माँ थी, वो दैट इज़ महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो उन्होंने पालन पोषण किया, मुझे लगता है इसलिए उनके नाम गौतम है। गौतम इनके नाम पे महाप्रजापति गौतमी जी के नाम पे ही गौतम बुद्ध का नाम गौतम रखा था। ओके, बुद्ध तो बाद में पड़ा, लेकिन पहले उनका नाम गौतम था। ओके, His father married him at the early age to यशोधरा, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ शाक्य डायनेस्टी। सो उनके जो पिताजी थे दैट इज़ अब गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने अपने बेटा दैट इज़ गौतम बुद्ध का जो विवाह है बहुत अर्ली एज, मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़कपन बोल सकते हो आप। ओके, बहुत जवानी उम्र में करवा दिया था एट द अर्ली एज। टू किसके साथ करवाया था? टू यशोधरा। और यशोधरा जी जो कहाँ की थी? वो थी शाक्य क्लेन, ऐसा है कि ये शाक्य डायनेस्टी की जो थी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता दैट इज़ शत्रुघ्न जी ने गौतम बुद्ध की शादी किसके साथ करवाई? यशोधरा के साथ करवाई। यशोधरा कहाँ की थी? शाक्य क्लैन के थे। ओके, फ्रॉम हुम ही हैड अ सन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी को एक बेटा हुआ था यशोधरा का, और गौतम बुद्ध का एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। ओके, foresight and old man, a diseased person, a dead body and a stick pro to be turning point in his career। ठीक है, 4 चीज़ें। ठीक है, तो अगर ये स्टोरी है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है, तो ये बोला जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो दुख नहीं ले सकता, लेकिन एक टाइम उन्होंने 4 चीज़ देख लिया, मतलब 4 साइड देख लिए इंसान की ज़िंदगी के, 4 वो देख लिए नजर आने, जिसको जो पहले एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, और एक बीमार आदमी, बीमार, ठीक है, और एक उन्होंने डेड बॉडी देख ली, मतलब मरा हुआ, और एक उन्होंने संत देख लिया, संत। सो इन चारों की वजह से जो गौतम बुद्ध की जो लाइफ है पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उन्होंने जब इन सबको देखा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि भाई इन सब की कंडीशंस किस तरह से, एक बूढ़े इंसान की कंडीशन किस तरह, वो घर में है, कोई पूछ नहीं रहा, बीमार है, तड़प रहा है, ठीक है, एक डेड बॉडी है, लास्ट में सबने मरना ही है। लेकिन ऐसे जो साधु संत वगैरह हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी, वो हमेशा खुश हैं, भगवान की पूजा करके, ठीक है, एनलाइटेड होकर उनके अंदर ज्ञान है, ठीक है, उन दुनिया के मोह माया से दूर है। सो उनको जो साधु संत वाला जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, और रात में ही चले गए थे अपना घर छोड़ के, हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो पढ़ लिया आपने 4 साइड्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एट द एज ऑफ 29, ओके, 29 साल की उम्र में ही रिनाउंस्ड होम। दिस वाज द महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट गोइंग फॉर्थ एंड बिकेम वंडरिंग एस्थेटिक। नाउ अब यहाँ पर बात की जाती है दैट इज़ उन्होंने 29 साल की उम्र में जो है होम उसको छोड़ दिया, और इस प्रोसेस को, इस पीरियड को, इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? उनके जब लाइफ के हम जब पीरियड्स पढ़ेंगे उन पीरियड्स में आता है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं जब उन्होंने घर छोड़ दिया? इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, दैट इज़ मतलब ग्रेट गोइंग फोर्थ, वो सच्चाई की ओर बढ़े मतलब। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलारा कलामा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है MCQs एम पेपर की, उसके पहले टीचर कौन से थे? क्योंकि उनके 2 टीचर थे, ठीक है, उद्राका रामपुत्र एंड अलारा। सो उसके जो उनके जो पहले टीचर थे भगवान बुद्ध के, वो कौन थे? वो अलारा कलामा जी थे। ओके, जैसे कि सांख्य फिलोसोफर थे। फ्रॉम हुम ही लर्नड द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन की जो है वो ज्ञान सीखा था। ओके, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन का ज्ञान सीखा था कि मेडिटेशन जो है किस तरह से की जाती है। ओके, मेडिटेशन ऐसे आसान नहीं कि आप कहीं जाके आँख बंद करके हाथ आगे करके ओम 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 करना स्टार्ट कर दो, उसके लिए ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गाइस। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टीचर उनके कौन थे? जो है उदराका रामपुत्रा। ठीक है, जो 2 टीचर थे कौन थे? अलारा कलामा एंड उदराका रामपुत्रा। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 35 अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला। ठीक है, 35 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पर? उरुवेला, ठीक है, जो कि जिसको आज के टाइम में बोध गया बोल सकते हो। किस नदी के किनारे? रिवर ऑफ निरंजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमेशा आता है कि कौन सी नदी के किनारे? दैट इज निरंजना गाइस, निरंजना। ओके, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा निरंजना, दैट इज जिसका नाम आज के नाम क्या है? फाल्गु। ही अटेंड निर्वाणा, उनको इनलाइटेड, उनको मतलब ज्ञान
ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो अटेन निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन, ठीक है। 49 डेज मतलब 49 दिन कंटिन्यू मेडिटेशन करने के बाद नाउ ही वॉज फुली इनलाइटेड, अब वो पूरी तरह से मतलब ज्ञानी हो चुके थे। जिनको मतलब इनलाइटेड का मतलब ही क्या होता है, बुद्धा, ठीक है। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेड वन, ठीक है, ज्ञानी। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धा जी का जो फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट आप बोल सकते हो, फर्स्ट सेमिनार आप बोल सकते हो, ठीक है, आज के टाइम पे, तो वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था सारनाथ टू हिज 5 डिसिपल्स, उनके जो 5 शिष्य थे, ठीक है। दिस इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब यहाँ से आज के टाइम से एक नई चीज़ स्टार्ट होगी, दैट इज बुद्धा जी ने निर्वाणा अटेन करके अब लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, जागरूक करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, अब आज से धर्म चक्र परिवर्तन हो चुका है, दैट इज वाई ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 एट खुशीनगर। आप मुझे बताओगे गाइस, खुशीनगर किस महाजनपद की कैपिटल थी? ओके गाइस, इट वॉज नोन एज महापरिनिर्वाणा, फाइन ब्लोइंग आउट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। तो हमने 3 चीज़ पढ़ ली, एक बार वापस देते, दैट इज महाभयी निष्क्रम, सेकंड है हमने पढ़ा धर्म चक्र परिवर्तन, एंड थर्ड इज महापरिनिर्वाणा। तो ये तीनों के तीनों स्टेजेस उनके लाइफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 21 साल की उम्र में उन्होंने जन्म उनका निधन हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने, अगर उनका हम लाइफ पीरियड देख रहे हैं तो 20 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, ओके। 29 साल की उम्र में उन्होंने मतलब अर्ली एज में उनकी शादी हुई थी, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, ओके। उसके बाद उन्होंने, उनके जो टीचर थे वो अलारा कलामा जी थे, और दूसरा उदरा का, ओके। उसके बाद 35 साल की उम्र में उन्होंने जो पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो निर्वाणा, दैट इज़ द ज्ञान की प्राप्ति की। 9 दिन के बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, और 9 दिन तक मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, वो कि धर्मचक्र परिवर्तन किया, और 80 साल की उम्र में वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। नाउ another most important question from this, that is कंठका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन था? बुद्धाज हॉर्स, ठीक है, उनका घोड़ा। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चैरिटर देवदत्ता बुद्धाज कजिन, ठीक है, उनका जो घुड़ बोलते हो रथ होता था, रथ के आगे जो 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 भगवान श्री कृष्ण जो उनको थे सारथी, तो वो था उनका जो बुद्धा का जो कजिन था देवदत्ता, ठीक है। सुजाता द मर्स डॉटर्स हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया, ठीक है। तो वो कौन थे? सुजाता थी, जो उनको मतलब बोध गया में दूध के साथ चावल देती थी, ठीक है। तो ये तो तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अदर नेम ऑफ बुद्धा गौतम, दैट इज क्लेम नेम, सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम, एंड शाक्यमुनि। सो अगर हम बात करें बुद्धा जी के बुद्ध के नामों की, तो ठीक है, उनको बुद्धा बोला जाता था, सॉरी गौतम उनका घर का नाम बोलते थे, क्लेन नेम, ठीक है। उसके बाद उनको बोलते थे सिद्धार्थ भी उनको बचपन का नाम बोलते थे, चाइल्डहुड नेम। शाक्यमुनि, ये सभी जो गौतम बुद्ध के नाम है। तो इन सब भी अगर पेपर में इन सब का नाम यूज़ हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं लेना है। ना डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं चत्वारि आर्य सत्यानी, 4 नोबल ट्रुथ्स। कौन कौन सी है? लाइफ इज़ फुल ऑफ सारो, दुख मतलब जो ज़िंदगी है पूरे दुख से भरी हुई है, जिसको बोलते हैं सबाम दुखम। तो ये इंपॉर्टेंट रखने हैं, ये सबाम दुखम, ओके। नेक्स्ट, देयर आर काजेज ऑफ सारो, दुख समुदाय, ठीक है, मतलब हमारे जो दुख होते हैं उनका भी एक वजह होती है, कोई हमारे उन दुखों की वजह होती है। कौन सी वजह होती है? जिसको द्वादश निदान या फिर प्रतीत्य संपुद, सारो कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। जो दुख हैं वो रोके जा सकते हैं। देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेंसेशन ऑफ सॉरो, दैट इज निरोध अष्टांगिका मार्ग, ओके। तो जो हमारे दुख हैं उनको रोका जा सकता है बाई कंट्रोलिंग आवर डिजायर, जिसको हम बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। नाउ थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं गाइस। दैट इज प्रतीत्य समुत्पादा इज ऑल्सो नोन एज हेतुवदा, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉज या फिर इफेक्ट, एंड कशान बंगा वेदा, थ्योरी ऑफ मोमेंट या ट्रेनिंग या फिर इम्परमानेंस। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो,
मैंने आपको बताया था कि हमारे आशाएं, जो हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं हैं, वही काज हैं हमारे दुखों का। क्योंकि अगर वही नहीं होंगी तो हमको किसी चीज़ की चाहत नहीं होगी, और अगर कोई चीज़ हमको मिलती नहीं है, और हम जब हमको चाहत नहीं होगी, तो जब हमको कोई चीज़ मिलेगी तो हमको दुख भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा। ठीक है, तो जिंदगी का जो हमारी एक ही मकसद है, दैट इज निर्वाणा। व्हाट इज निर्वाणा? दैट इज मोक्ष। ओके, हम बोलते हैं ना मोक्ष प्राप्ति करनी है जिंदगी में पुण्य करके, सो दैट इज वाई। अष्टांगी का मार्ग, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो हर जगह पे अगर आप देखते तो अलग अलग लिखे होते हैं। अब अलग अलग नहीं होते हैं, वो वर्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ या फिर क्रोनोलॉजिकली ऊपर नीचे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई हर बुक पे आप अलग अलग देखोगे। ठीक है, तो वर्ड्स अलग अलग होते हैं कुछ कुछ। अच्छा, सो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं गाइस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद राइट डिटर्मिनेशन। ओके, उसके बाद राइट स्पीच, बहुत आसान है। ओके, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। ठीक है, तो ये अगर आप फोल्ड पाथ अपनी ज़िंदगी में भी रहो तो आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आज एक पॉजिटिविटी आ जाएगी ना। जब हमने पहले पढ़ा था तो एक बार बुद्धिज़्म के लाइफ के जो इवेंट्स उनको पढ़ लेते हैं, बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। देखो इस पर मैंने अगर ये स्टार बनाया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, पढ़ लेते हैं हम। ओके, सो जन्म, जब बुद्धा जी का जो जन्म हुआ था उसको किस सिंबल के साथ लगाया माना जाता है? उसको माना जाता है लोटस के साथ। ठीक है, लोटस के साथ, ये लोटस एंड बुल के साथ। जो महाभयी निष्क्रमा है, मैंने आपको बोला ना, रिनंसिएशन, उसको हॉर्स के साथ जोड़ा जाता है, उसको हॉर्स का सिंबल माना जाता है। निर्वाणा या फिर जो संबोधि, जब वो आपने जो डिस्पेल से जब जो सरमन जब वो लोगों को इनलाइटेड कर सकते, उसको बोलते हैं बोधि ट्री के साथ। क्योंकि जो उनका जो पहला था वो कहाँ पर हुआ था? वो बोधि ट्री के नीचे होता था, नाथ में गाइस। ओके, उसको धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उसको किसके साथ सिंबलाइज किया जाता है? व्हील, क्योंकि साथ धर्म चक्र। ठीक है, तो चक्र दैट इज व्हील। महापरिनिर्वाण दैट इज डेथ, उसको स्तूपा के उसमें किया जाता है, क्योंकि स्तूपा जो मतलब जहाँ उनकी डेथ हुई तो वहाँ पर ऐसे स्तूपा बनाए जाते थे। ठीक है गाइस, तो ये उनके लाइफ के कुछ इवेंट हैं जिनको उनको सिंबलाइज किया गया कि इस सिंबल में माना जाता है। ओके, नाउ 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? द बुद्धा, इनलाइटनमेंट, धर्म डॉक्ट्रिन एंड संघा कम्यून। बस नॉर्मली है, इनको सिर्फ याद रखना, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है जाकर डीप में। नाउ इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड कितने पे बड़े ज़्यादा, मैंने आपको अभी तक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाती हैं, तो इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। खासकर सबसे पहले डेट, ईयर एंड चेयरमैन। ओके, बस इतना ही पूछा जाता है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 483 BC में। ठीक है, फर्स्ट हुई थी 483 BC में। ठीक है, सप्तपर्णी केव जो कि राजगृह में है। तो चेयरमैन कौन थे? महाकश्यपा। ठीक है, और पैटर्न थे जो किंग बोल सकते हैं वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु हमको पता है कि हमने पढ़ा था हरियांका डायनेस्टी किंग गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ओके, उस टाइम हुआ क्या था? कंपैरिजन ऑफ सुत्त पिताका एंड द विनय पिताका बाय आनंद एंड उपाली रेस्पेक्टिवली। तो आनंद और उपाली के द्वारा कंपाइलेशन मतलब कंप्लीट हो गई थी बुक्स। कौन कौन सी? सुत्त पिताका और विनय पिताका जो है कंप्लीट हो गई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC में। ठीक है, वैशाली में, और चेयरमैन थे सभाकर्मी, और जो राजा थे वो कालाशोका जो है शिशुनाग डायनेस्टी से। इस टाइम में क्या होता था? द मोक्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन राइट्स, स्किज्म इनटू सतवीरा विंदीज एंड महाक्ष। तो जो उसके जो मोक्स थे, ठीक है, जो बुद्धिज्म जो मोक्स मैंने आपको बताया, जो उस टाइम के उनके जो साधु थे वो कहीं ना कहीं जो चेंज लाना चाहते थे अपने रीति रिवाजों में, तो इस टाइम ये हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BC में, जो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो चेयरमैन था मोगाली पत्तातीसा। अशोक जो थे, अशोक के टाइम पर, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर था। कंपाइलेशन ऑफ अभिदम्ब पिताका। ठीक है, जो यहाँ पर सुत्त पिताका और विनय पिताका हो गई थी, और अभिदम्ब पिताका इस टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई थी। डिसीजन टू सम मिशनरी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस टाइम पीरियड में ये डिसीजन लिया गया कि दैट इज़ बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो उनके जो मिशनरीज हैं, जो उसके जो कार्यकर्ता जो फैलाने वाले लोग हैं, उनको अलग अलग स्प्रेड किया जाएगा पूरी दुनिया में, ताकि जो बुद्धिज्म का बोलबाला वो हर जगह बढ़े। एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 98 AD में। ठीक है, कुंडलवाना कश्मीर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में हुई थी। चेयरमैन थे विश्वामित्र, जो कि वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। कनिष्क जो थे वो है रूलर थे और कुषाण डायनेस्टी के थे। कंपैरिजन ऑफ महाविभा शास्त्र, संस्कृत कमेंट ऑन 3 पिताका पे, एंड द 3 डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हिनायन
बुद्धिस्ट्स एंड महायानचिस। तो मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म है वो डिवाइड हो गया था। एंड नेक्स्ट है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर पूरा का पूरा किस में था, पाली लैंग्वेज में। ओरिजिनली ये पाली लैंग्वेज में था पूरी तरह से, ठीक है। बाद में ये कहीं ना कहीं संस्कृत में आ गया था और अपनी इंपॉर्टेंस खो गया था, क्योंकि जो हिंदुज़म की जो वैदिक थी वो भी तो संस्कृत में ही थी, जो कि सिर्फ गुरुओं को, जो कि सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी। बट जो पाली लैंग्वेज थी वो लोकल लोगों की लैंग्वेज थी, इसीलिए जो लोकल लोग लैंग्वेज थे, खासकर आप बात करो शूद्र और वैश्यास की जो हिंदू कम्युनिटी के थे, जो वैदिक कम्युनिटी के थे, वो इसीलिए इस वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में जब इसमें भी संस्कृत वगैरह आने लगी, सुप्रीमेसी आने लगी, तो कहीं ना कहीं से बुद्धिज़्म का डाउनफॉल हुआ था। ओके, ये तो मैंने आपको बताई ऐसी बात ना। त्रिपिटका की बात करें तो बुद्धिज़्म में त्रिपिटका का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिताका लिटरली मीन्स बास्केट, ठीक है। जो पिताका का मतलब होता है बास्केट, एंड इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज द ओरिजिनल टेक्स्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड केप्ट इन बास्केट, ठीक है। सो अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली जो थी बुद्धिस्ट की जो लिटरेचर की जो चीज़ें थी, जो बुद्धिस्ट की लिटरेचर के जो लिटरेचर्स थे वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे और उनको बास्केट्स में रखा जाता था, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पिताका का मतलब होता है बास्केट, एंड ट्री का मतलब होता है तीन किताबें जो लिखी थी। विनय पिताका जिसमें मोनेस्टिक कोर्स बताए हुए, सुत्त पिताका जिसमें बुद्धा की बातें बताई गई हैं, एंड अभिधम्म पिताका जिसमें रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस बुक में क्या बताया हुआ, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ओके, तो पहले टेक्स्ट ये थे संस्कृत में कौन कौन से थे, बुद्ध चरित्र, ठीक है, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार, सरिपुत्र प्रकरण एंड वज्र सूची, अश्वघोष, महाविभाषा, शास्त्र, विश्वामित्र, विशुद्धुमग्गा एंड सो ऑन, ठीक है। बुद्धघोष, माध्यमिक, कारिका, प्रजा कारिका, नागार्जुन एक्सेट्रा। तो इतने सारे जो ये संस्कृत टेक्स्ट हैं, ओके, जो कि बुद्धिज़्म पे ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म भी पढ़ लेते हैं एक बार, दैट इज़ हिनायाना, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि दैट इज़ बुद्धिज़्म जो था फोर्थ काउंसिल के टाइम पीरियड में जो है डाउनफॉल हो गया था, सॉरी मतलब कहीं डिवाइड हो गया था। नाउ जिसको सर्विकल बोलते हैं, इट्स फॉलो बिलीव द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो जो हिनायाना जो थे, ये वाले जो बुद्धिज़्म के सेक्ट्स थे, ये वाले जो बुद्धिज़्म की ब्रांच थी, ये वाले जो बुद्धिज़्म के जो लोग थे, ये ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा माना जाता है। जो ओरिजिनल जो बुद्धा जी ने जो कहा था, जो वो खुद बोला था उन्होंने, जो बुद्धा जिस पे चलते थे, जिस बात पे, ये उस पर विश्वास करते थे। द साउथ इंडियन दे सॉट इंडिविजुअल्स सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। उनको लगता है कि जो इंडिविजुअल की जो अंदर की जो बुद्धि जो इंसान है, उसको अपने अंदर मोक्ष जो है वो अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर मेडिटेशन लाने से, डिसिप्लिन लाने से हो मिल जाती है। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज़्म जो बुद्धा जी थे वो भी उन्होंने मेडिटेशन सीखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन को फर्क होता है, तो इसलिए वो आइडल वर्शिप दैट इज़ मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे वो खासकर। ओके, दे फेवर्ड पाली लैंग्वेज। देखो, क्योंकि बुद्धा जी थे और उन्होंने ओरिजिनली बुद्धिज़्म में सबसे पहले पाली लैंग्वेज लाई थी, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था लोकल लैंग्वेज को, क्योंकि घर घर पहुँचे, हर एक लोगों को पता लगे, ठीक है। तो ये पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे, इससे पता लगता है कि दैट इज़ हिनायाना द ओरिजिनल फॉलोअर्स आप बोल सकते हो आप बुद्धिज़्म। It is known as Southern Buddhist religion because it is prevalent in the south of India, Myanmar, Siam, Thailand, Java, etc. तो इनको Southern Buddhist religion भी कहा जाता है इनकी इस टाइम पीरियड को, इनकी इस ब्रांच को। क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो आप साउथ एशिया की अगर बात करें तो साउथ में ही है ज़्यादा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में यही बताया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर पूरी जगह के बुद्धिज्म को फैलाया जाएगा। तो इस जगह के जो लोग हैं सभी वो हिनायाना माने जाते हैं, हिनायाना लिटरेचर को मानते हैं, हिनायाना सेक्ट के हैं, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों को मानते हैं। ओके, देयर वर टू सबसेक्ट ऑफ हिनायाना, दैट इज विभीषिका एंड सुतारिंका, ठीक है। तो हिनायाना के भी दो आगे ब्रांचेस, दो सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं विभीषिका एंड सुतारिंका। एंड नेक्स्ट कौन सा है, महायाना। एक है हिनायाना एंड नेक्स्ट इज महायाना द ग्रेट विकल। फॉलोअर बिलीव इन द हेवन लाइन्स ऑफ द बुद्धा, दे सॉट द सेल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्ट। नहीं, ये वो वाले बंदे हो गए कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा भगवान करेगा, बट भगवान भी बोलते हैं ना कि मैं उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद खुद करता है। तो मतलब ये सारे बुद्धिज़्म बुद्धा के हेल्प पे डिपेंड थे, मतलब बुद्धा की हेल्प के लिए मतलब मानते थे कि दैट इज़ वो है, वो खुद ही कर लेंगे हमारे लिए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। दे बिलीव इन आइडल शब्द, मतलब मूर्ति पूजा में मानते थे। दे फेवर्ड संस्कृत लैंग्वेज। तो जो ओरिजिनल जो थे हिनायाना वाले वो किसको फेवर करते थे, पाली को, जिसमें बुद्धा खुद करते विश्वास। लेकिन ये
ये कहीं ना कहीं जो है पाली की जगह पे संस्कृत को यूज़ करते थे, क्योंकि एक्चुअली बात करें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या बोलता है कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं चेंज लाना चाहते थे, तो ये भी जो वैदिक पीपल की तरह कहीं ना कहीं सही चेंजेस लाना चाहते थे अपने उसमें, तो इसलिए ये पाली की जगह पे संस्कृत भाषा को ज़्यादा सा प्रेफर करते थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नोन एज नॉर्थन बुद्धिज्म बिकॉज इट प्रिवेल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो पिछले वाला जो था वो साउथ का था, ठीक है, थाईलैंड म्यांमार, और ये है नॉर्थ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, जो कि चाइना कोरिया जापान साइड में होता था। देयर वर 2 सबसेक्ट ऑफ महायाना, ठीक है, तो अगर हम हिनायाना की बात करें तो वहाँ पे भी 2 थे, इसके महायाना के भी 2 हैं, दैट इज़ मध्यमिका एंड शून्यवदा। फाउंडर नागार्जुन एंड योगाचार्य, जिनके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसिपल्स असांगा। एंड और इसके जो सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के वो हैं वज्रयाना, ठीक है, हिनायाना और महायाना हमने पढ़ लिया, अब है वज्रयाना। इट्स फॉलो बिलीव दैट द सल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर विच आर कॉल्ड वज्र, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो सल्वेशन है दैट इज़ जो मुक्ति है वो मैजिकल पावर से मिलता है, ठीक है। द चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस न्यू सेक्ट्स वर तारास, ठीक है, एंड इट बिकेम पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल एंड बिहार वाले इलाके में वही इस हमारे इलाके में जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इन्होंने एक इनका जो कि न्यू देवता न्यू भगवान दैट इज़ तारास, तो ये उनको पूजा करने लगे, उनके भी वो करना स्टार्ट कर दिया, और इनका मानना था कि जो सेलिब्रेशन है वो मैजिकल पावर से मिलती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिवाइस, तो कहाँ कहाँ उनके श्राइन्स हैं, ओके, कहाँ कहाँ जो है बुद्धिज्म के जो रिलेटेड जो जगहें हैं वो इंपॉर्टेंट है। ना लुम्बिनी सबसे पहले ओबियसली कहेंगे, जहाँ पर लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्धिज्म का बुद्धा जी का जन्म हुआ था। बोध गया में उन्होंने लेक्चर दिया था सरनाथ में, बोध गया में उनके जो हैं वो स्तूपा हैं, ठीक है, सरनाथ में उनका जो पहला लेक्चर होता है एंड खुशीनगर में, ठीक है, वेयर द 4 प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ, ठीक है, नेमली बर्थ, इनलाइटमेंट, फर्स्ट सर्मन एंड डेथ, ये यहाँ पर हुए थे, टुक प्लेस। दीज आर एडेड 4 प्लेसेस, सरस्वती, राजगिरिया, वैशाली एंड संख्या। दीज 8 places have all along been considered the 8 holy palaces, that's अष्टास्थानास, ठीक है, हमने अष्टांगास पढ़े थे। अब अष्टस्थाना की अगर बुद्धिज्म की बात करें तो ये 4 जगहें हैं, ये 8 जगहें, 1 2 3 4 8 5 6 7 8, तो ये जगहें, ये 8 जगहें काफ़ी ज़्यादा होली, काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं बुद्धिज्म धर्म में, क्योंकि मतलब इस 8 जगहों से डायरेक्टली जो है बुद्धा कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक है। ओके, अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया, अमरावती, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, ठीक है, जूनागढ़ एंड वल्लभी इन गुजरात, सांची एंड भरूच इन मध्य प्रदेश, अजंता इलोरा इन महाराष्ट्र, देहलोगिरी इन ओडिशा, कन्नौज, कौशाम्बी एंड मथुरा यूपी, जगदहला एंड सोमापुरी इन वेस्ट बंगाल। तो इन सभी साइट को आई होप कि प्लीज़ 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 गाइज आप मैप पे भी लोकेट कर लें। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन 3 फॉर्म्स, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर उसके बाद 3 फॉर्म्स में डेवलप किया गया था, ठीक है। सुपर रिलाइज ऑन द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर प्रिजर्व्ड, ठीक है, जो स्तूपास बनाए जाते थे, जैसे ग्रेव होते थे ना मुसलमानों वगैरह, उनकी स्तूपा बनाए जाते थे, ऐसे करके स्तूपास होते थे, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट है चैत्य प्रेयर हॉल, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे जैसे जरा जाके वो नहीं रहते दरबार होता था, वैसे इनके प्रेयर हॉल होते थे। अगर आपने देखा होगा तो बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्री में वो गुम्पा वगैरह वो हिलाने के गोल गोल घुमाने के लिए भी होते थे, सो वगैरह वगैरह बड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विहारा रेजिडेंस मोनेस्ट्री, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज जो होते थे जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे इनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, सो ये काफ़ी ज़्यादा ये भी बनवाए गए थे। ओके, ये बनाना भी स्टार्ट हो गया। तो ये 3 आर्किटेक्चर हैं, अगर आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म की बात की तो ये 3 आते हैं। ओके, एंड नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज़ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी जगह पर है और फाउंडर कौन था। सबसे पहले नालंदा की बात करो तो जो कि बडगांव बिहार में पड़ती है, तो कुमारगुप्त जो कि गुप्त रूलर थे उन्होंने बनवाई थी। उदानतापुरी का जो यूनिवर्सिटी है वो है बिहार शरीफ बिहार में बनाई गई है। किसने बनाई थी? पाला रूलर गोपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रमशिला जो कि भागलपुर बिहार है, ठीक है, वो धर्मपाल ने बनाई थी। नेक्स्ट है सोमापुरी जो कि नॉर्थ बंगाल में पड़ती है, धर्मपाल पाला रूलर ने बनाई थी। जगदाल जो बंगाल में पड़ती है, रामपाल पाला रूलर ने बनाई थी। वल्लभी जो गुजरात में पड़ती है वो है भट्टराका मैत्रिका रूलर ने बनाई थी। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 6 यूनिवर्सिटीज़ में, देखो 6 यूनिवर्सिटी में जो 4 हैं वो पाला रूलर ने बनाई थी, 1 गुप्त ने बनाई है और 1 मैत्रिका रूलर ने बनाई है। ओके गाइस, तो
आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आई होप कि अगर आपने ये सारा पूरा लेक्चर पूरा देखा होगा ना गाइस, तो बुद्धिज़्म के रिलेटेड आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो शायद ही आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। ओके, तो बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा बेसिक ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो आपको ना समझाया हो या फिर जो आपको रह गया हो। कोई गाइस पूरी कोशिश की आपको बताने की। आप सबको आपको लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।